हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। इस सीरीज़ में वी आर गोना स्टडी पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज़। वी विल बी कवरिंग एंटायर पॉलिटी सेक्शन थ्रू एमसीक्यूज़। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके बैकग्राउंड को भी जानेंगे। तो ये वीडियो सीरीज़ उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अभी पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, एज वेल एज जिनको सिर्फ रिविजन की ज़रूरत है। तो दिस MCQ सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इट इज़ द पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, वेदर इट बी CDS, FCAT, INET, NDA, CAPF और टेरिटोरियल आर्मी, आपको पॉलिटी सेक्शन में से इस पार्ट से क्वेश्चन बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वन लाइनर्स भी एंड स्टेटमेंट बेस्ड, जो कि UPSC का पैटर्न होता है, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। We will also study the details about it. So without any delay, let us begin. And the very first question is provisions relating to fundamental rights in the Constitution of India. ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS 2000 में. Let's check out its option. First is it cannot be amended. अमेंडमेंट का लिटरल मीनिंग होता है चेंज। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। सेकेंड ऑप्शन इज कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। यहाँ पे पॉलिटी में की फैक्टर ये होता है कि वी हैव टू स्ट्रेस अपॉन द की एरियाज। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेजॉरिटी। कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। और लास्ट ऑप्शन इज कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 majority of members present and voting. It is important in parliament and ratified by the majority of state legislature. तो यहाँ पे सही आंसर ये होगा कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इट कैन नॉट बी अमेंडमेंट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट कैन बी अमेंडमेंट, ठीक, अमेंडेड। इसमें आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ये कंक्लूड किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। तो वेट फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। हम अभी इस चीज़ के डिटेल में नहीं जाएंगे। इट कैन बी अमेंडमेंट एंड येस 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की, ठीक है। अगर कोई मेंबर एब्सेंट है और उसकी वोटिंग लगा दो तो दिस इज़ नॉट डन। द मेंबर नीड्स टू बी प्रेजेंट एंड ही नीड्स टू वोट, और फिर 2/3 मेजॉरिटी से ही वो अमेंडमेंट पास होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे द राइट टू मूव अ कोर्ट for enforcement of fundamental rights remains suspended except, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूँ, कोई न्यू स्टूडेंट होगा उसके लिए, कि अगर इमरजेंसी जब भी लगती है तो पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तब हम बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते जुडिशरी से कि हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट हुए हैं। इमरजेंसी में हो सकते हैं, बट देयर आर 2 राइट्स जिसको इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। वो कौन से हैं? 20 and 21 और 22, 19 और 20, या 15 और 16। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 20 and 21. If I tell you the background about Article 20, जो Article 20 है, it is one of the pillars of fundamental rights that guarantee by the Constitution of India. It mainly deals with protection of certain rights in cases of conviction of offences. ठीक है, आपको यहाँ पे कीवर्ड क्या याद रखना है? conviction for offences. इस तरह से आप स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हो। आर्टिकल 20 ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मैक्सिमम टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी दिखा होगा। When an individual as well as corporation are accused of crimes, the provision of Article 20 safeguard. आर्टिकल 20 में कौन कौन सी चीज़ आती है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ भी कहते हैं। डबल जियोपार्डी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड क्लॉज है आर्टिकल 20 का इज़ सेल्फ इंक्रीमेशन। ये पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि डबल जियोपार्डी कौन से आर्टिकल में कवर किया गया है। ये CDS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 क्या है, जो कि सस्पेंड नहीं होता इमरजेंसी के दौरान। तो इट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज कि आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जाते। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। DPSP के बारे में बात किया है। DPSP इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ऑप्शन इज यहाँ पे द DPSP आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। ओके, ऑप्शन 2 इज द फंडामेंटल राइट्स enshrined in part 3 of Constitution of India or ordinarily subject to reasonable restrictions. Okay, or third is secularism is one of the basic feature of Constitution of any country. यहाँ पे as I said कि छोटी छोटी बातों को बहुत सीरियसली बिटवीन दी लाइन्स हमें पढ़ना है, ठीक है। ओके, जो ये DPSP है ये पार्ट 4 में मेंशन किए गए हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि उसमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात की है, एंड दे आर नॉट जस्टिसिएबल और एनफोर्सिएबल इन एनी ऑफ द कोर्ट्स। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है, जो कि पार्ट 3 में आते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्ट 3 और अगर इनका एब्रोगेशन होता है, वायलेशन होता है, तो वी कैन टेक दिस केस इन कोर्ट। ये इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं, लेकिन ये गलत है। सेक्युलरिज्म इंडिया में है, येस दिस इज़ ट्रू, लेकिन यहाँ पे एनी कंट्री लिखा है। सारे कंट्री में सेक्युलरिज्म नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें सिर्फ एक रिलीजन फॉलो होता है। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सेक्युलरिज्म वाला गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, अभी हमने स्टडी किया है, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, राइट्स ऑफ क्रेनियोपेगस ट्विंस। अब ये क्या होता है क्रेनियोपेगस ट्विंस? ये ऐसे ट्विंस होते हैं जिनका क्रेनियम होता है, क्रेनियम मतलब ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो भी जॉइंट होता है, ठीक है। उनके राइट्स के बारे में भी बात की गई है इन आर्टिकल 21। एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड विमेन टू बियर अ चाइल्ड। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ये सारे सही है, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2, 3 तीनों यहाँ पे सही है, तो आप इसको याद रख सकते हो। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डिक्लेयर्ड दैट पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू एमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये CAPF का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केशवानंद भारती केस, गोकुलनाथ केस, चंपाकन दरारी रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और मिनर्वा मिल्स। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आपको हर किसी का बताऊंगी। आई डायरेक्टली जंप ऑन टू द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि ये कुछ केसेस हैं जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की है और बहुत हद तक किया भी है। सबसे पहले 1951 में आया था शंकारी प्रसाद केस, फिर आया था गोकुलनाथ केस 1967 में, फिर आया था केशवानंद भारती केस, फिर मिनर्वा केस इन 1980। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि क्रोनोलॉजी वाइज इन सारे केसेस को हमें सेट करना है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ईयर्स भी मेंशन किए हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर कौन से केस के बाद कौन सा केस आया था। यहाँ पे सबसे पहले शंकारी प्रसाद केस जो कि आया था 1951 में, उसके बाद आया, उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर वुड बी नो जुडिशियल रिव्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ है उसमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. दिस वॉज द मेन फैक्ट ऑफ शंकारी प्रसाद केस. ये याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन. देन दिस वॉज रिपील्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली इन गोलकनाथ केस. गोलकनाथ केस में ही इसको रिपील कर दिया था. उसके बाद क्या हुआ था गोकलनाथ केस में कि एवरी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट प्रोवाइडेड बेसिक फाउंडेशन और जो स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का दे विल रिमेन सेम. ठीक है, इसमें ये कहा था कि सब कुछ चेंज हो सकता है लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन और स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. उसके बाद in response to this judgment parliament amended the constitution to make constitutional amendment unquestionable by judiciary. तो ये इसका implication हुआ था. and finally in केशवनंद भारती केस उसमें क्या हुआ था ये देखते हैं, ये भी important है. Supreme Court said that Parliament can amend Constitution even fundamental rights. तो ये बहुत important है, केशवनंद भारती केस भी पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे in detail ये केस रखा है. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस. ये मिनर्वा में भी यही हुआ था, मिनर्वा केस में, और ये चंपाकन केस जो था वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इन दोनों में ये कहा था कि अगर फंडामेंटल राइट्स की बात हो, ओके आई विल क्लियर दिस, फंडामेंटल राइट्स की बात हो और डीपीएसपी की बात हो, अगर ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग होंगे तो कोर्ट किसको चुनेगी. तो ये फिर फाइनलाइज हुआ था कि अगर ये दोनों कन्फ्लिक्ट में आएंगे तो फंडामेंटल राइट्स को ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा, ये ज़्यादा पावरफुल होंगे. तो इन दैट केस वी हैव टू लीव डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करेंगे. ठीक है, डीपीएसपी को हमें साइड में रख देना पड़ेगा एंड फंडामेंटल राइट्स विल बी कंटिन्यूड. तो ये दोनों केस उससे रिलेटेड है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने हर एक केस का थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे दिया है. So this will help you in other questions also. Okay, अब next question पे आते हैं. Which of the following statements is or are correct? Again ये CAPF का question है. Article 15 of Constitution of India is available to both citizens of India and foreigners. Okay. Statement 2 is Article 16 of Constitution of India is available to citizens of India only. और स्टेटमेंट 3 है आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स अलाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं, और दूसरे ये होते हैं जो सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिलेगा ही मिलेगा. और ये क्वेश्चन है ना आई एम गोना टीच यू सारा पूरा बैकग्राउंड इन फंडामेंटल राइट्स का. तो ये अगर आपको कुछ भी नहीं देखना इस वीडियो में तो रिवाइज करने के वक्त सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ लेना. नाउ आई एम गोना टेक यू टू आवर कोर्स. ठीक है, कोर्स के अंदर जो हमारा पॉलिटी सेक्शन है जिसमें हमने लेक्चर्स और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स अपलोड किए हैं, प्रैक्टिस के लिए टॉप 100 क्वेश्चन भी किए हैं, एंड आई विल टेक यू टू द पॉलिटी बुक टू स्टडी दीज. सो दिस इज़ आवर पॉलिटी बुक और इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू following are the rights and privileges on citizens of India which denies the same to aliens. यहाँ पे aliens का मतलब है foreigners, मतलब only citizens को ये सारे rights हैं, foreigners को ये rights बिल्कुल avail नहीं होंगे. तो ये कौन कौन से हैं? This is Article 15, Article 16, Article 19, Article 29 and 30. ठीक है, आप अभी इसको याद रख लो, देन आई एम गोना टेल यू कि ये आर्टिकल्स कौन कौन से हैं. ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30. उसके अलावा राइट टू वोट इन इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस. इसको इन शॉर्ट याद रखें. तो इन आर्टिकल्स के अलावा इफ़ आई एम नॉट इंडियन सिटीज़न तो मैं कोई भी पब्लिक ऑफिसेस में अप्लाई नहीं कर सकती हूँ,
मैं किसी भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, ना ही जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, जिसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं उनको वोट भी नहीं कर सकती इफ़ आई एम नॉट एन इंडियन सिटीज़न। ठीक है, ये कुछ राइट्स हैं सिर्फ इंडियन सिटीज़न ही एन्जॉय कर सकते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू कि ये राइट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्टिकल 15 जो है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दीज आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आर्टिकल 29 जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, और आर्टिकल 30 जो डील करता है विद राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। देखो, ये टॉप 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, इसलिए आई कैन नॉट टीच एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पे। इसके ऊपर सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है विद इन आवर कोर्स, तो अगर आपको वो अच्छे से स्टडी करना है तो यू कैन वॉच दैट ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। अभी यहाँ पे हम बहुत फास्ट तरीके से क्रैश कोर्स ख़त्म करेंगे। तो ये कुछ राइट्स थे जो ओनली सिटीजन्स को मिल सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द राइट्स जो कि फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, जो मैंने कहा था C+F, सिटीजन प्लस फॉरेनर्स को भी मिलते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस जिस कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, हॉस्टिलिटी है, तो उनको ये राइट्स नहीं मिल पाएंगे। तो देर आर आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22 एंड 23, और कहूँ तो 24, 25, 26, 27, 28, ये सारे फॉरेनर्स को भी मिलेंगे। फटाफट से देख लेंगे ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, दिस इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। एंड देन कम्स आर्टिकल 20 जो हमने पहले भी स्टडी किया था, आर्टिकल 20 एंड 21। आई वोंट रिपीट इट अगैन, आपको वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके भी देखना हो तो यू कैन डू दैट। उसके बाद आर्टिकल 22 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट and detention in certain cases. The person arrested must be produced before magistrate in 24 hours. जिसको भी अरेस्ट किया गया है उनको मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट 24 आवर्स के अंदर ही प्रेजेंट करना होगा। एंड देन आर्टिकल 23 इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। एंड देन आर्टिकल 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज़ में नहीं डालना है, उनके एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। देन आर्टिकल 25 इज फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 is freedom from payment of taxes for promotion of any religion, and article 28 is freedom from attending religious instructions for worship in certain educational institutions. यहाँ पे I have to fast forward this, आप इसके नोट्स बना सकते हो। इन डिटेल मैंने कोर्स के अंदर इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो अगेन वी विल गेट बैक टू आवर क्वेश्चंस। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, आंसर 2 and 3, क्योंकि आर्टिकल 15 एज आई सेड इज़ ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21, 2 and 3। नेक्स्ट इज who among the following are entitled to get benefits of equality before law and equal protection of laws as enshrined in Article 14 of Indian Constitution। ठीक है, आर्टिकल 14 के बारे में हमें यहाँ से पूछा गया है और यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा है। all citizens of India living in all citizens living in India, all Indian citizens living abroad, foreigners living within the territory of India, ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7B।
Next is, which of the following is or are instances of violation of human rights? This is NDA question. ये 2 direct question है, ठीक है. A person was detained by security forces while going for casting voting in parliamentary elections. देखो ये तो गलत ही है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बिल्कुल है, मतलब एक्शन गलत है, ऑप्शन सही है. देन सेकेंड स्टेटमेंट इज सिविलियन वर्कर किल्ड बाय आर्मी वाइल अंडरटेकिंग कॉम्बैटिंग, यहाँ पे कॉम्बैटिंग ऑपरेशंस होगा. ओके, सो यहाँ पे आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 दोनों ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन है यहाँ पे. देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडिया इज़, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडिया की बात करें, आई वोंट वेस्ट योर टाइम हियर, आई विल डायरेक्टली गेट बैक कि ये जो है इसका ऑप्शन होगा इम्प्लाइड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ये दिया गया है इन आर्टिकल 19. आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में साफ साफ लिखा है, इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एवरी सिटीज़न. इस आर्टिकल के अंदर एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, बिलीव्स एंड कन्विक्शन फ्रीली विदाउट फियर. द मोड ऑफ एक्सप्रेशन मे बी थ्रू स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, एक्टिंग, सिंगिंग और इन एनी अदर कम्युनिकेबल फॉर्म. तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है, सो इट इज़ इम्प्लाइड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ आर्टिकल 19. ओके, सो वी विल नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स. देखो एक कंसेप्ट से, एक बेसिक थियोरी से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. राइट टू इक्वालिटी जो कि है आर्टिकल 14, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि है आर्टिकल 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर्टिकल 16 और दिस इज़ आर्टिकल 21A. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस इज़ आर्टिकल 21. तो एज आई सेड, नॉन सिटीजन्स को जो अवेलेबल होंगे राइट्स वो ये होंगे 1 and 4. ठीक है, 1 and 4, Article 14 and Article 21. So this is the end of our video lecture. For your information, I'll tell you, हमारा डिफेंस मेनिया ऐप है. यू कैन फाइंड दिस ऑन गूगल प्ले स्टोर. यू कैन डाउनलोड इट एंड गो थ्रू आवर कोर्सेज. वी आर ऑन मिशन टू मेक डिफेंस मेनिया इंडियाज मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल्स फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स. दीज आर सम मीडियम टू गेट कनेक्टेड विद अस. गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो. ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. दिस इज़ आवर वेबसाइट. अगर कोई क्वेरी हो यू कैन ड्रॉप अ कॉल और मैसेज ऑन दिस नंबर एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो. यू कैन चेक आउट आवर कोर्सेज एज वेल. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद.